गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज हम लोग ज्योग्राफी यूनिट से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है देखिए, देश में जल भृत यानी एक्यूफायर्स प्रणालियों को सीमांकित करने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है ताकि उनकी संधारणीय संबंधी योजना बनाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की जा सके। अब विश्लेषण कीजिए। सबसे पहली बात आती है कि यह एक्यूफायर्स क्या है। जलभृत सामान्य इस तरह समझ सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि यह क्या है, तो यह भूतल है और जब बारिश के समय में जब वर्षा होती है तो यह पानी पृथ्वी पर आती है इस तरह से। और कहीं कहीं बहुत सारे पृथ्वी पर एक्यूफायर्स होते हैं जहाँ पर पानी जमा हो गए और तो उसको कहेंगे वेटलैंड कहेंगे। और वेटलैंड के तथा उस क्षेत्र से यह पानी नीचे की तरफ जाते हुए ग्राउंड वाटर में इस तरह से वह जमा हो जाएगी, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। तो इसी से संबंधित यह शब्द है। तो देखिए आगे, एक्यूफायर यानी जलभृत पारगम्य पदार्थों का एक विशाल निकाय होता है। अगर कहीं स्टोन में इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक है, पूरे में परत इस तरह बिछा हुआ है, तो क्या वहाँ पर बारिश होगी तो क्या बारिश का पानी नीचे जाएगा? न जाएगा। शहर जो आज कंक्रीट का शहर बन गया है, क्या वहाँ पर पानी ज़मीन के अंदर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। इसके लिए खुला मैदान, जंगलों से भरा हुआ हरा भरा क्षेत्र होना चाहिए, तो जहाँ भूजल विद्यमान होता है और यह भूजल संपूर्ण रंध्र युक्त क्षेत्रों में भरा होता है। चट्टानों के प्रकार या नदी बेसिन जैसी कुछ समान विशेषताओं के आधार पर जलभृत प्रणालियों में अनेक जलभृत इकाइयाँ संयुक्त होती है। यह बात हो रही है ग्राउंड वाटर जो हम लोग कल नीचे लगाया जाता है पंप और पानी ऊपर चलाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे पृथ्वी पर जहाँ हर जगह ग्राउंड वाटर है, उसके कुछ लिमिटेड क्षेत्र ही है जहाँ पर ग्राउंड वाटर मिलता है। जल भूविज्ञान संबंधी विशेषताओं के आधार पर भारत को 14 प्रमुख जलभृत प्रणालियों और 42 प्रमुख जलभृतों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें भारत में सबसे अधिक जलभृत प्रणाली जलोढ़क हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में मिलते हैं। नॉर्मल बात है, जलोढ़ मिट्टी जो पूरे गंगा यहाँ सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा कैचमेंट एरिया है या उसकी जो क्षेत्र हो गया जलग्रहण क्षेत्र, यह सबसे बड़ा एक्यूफायर इलाका है, यानी यहीं पर सबसे अधिक ग्राउंड वाटर मिलती है। आगे देखिए, संधारणीय यानी सस्टेनेबल बात हो रही है, ऐसा कि आज भी हम लोग इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए भी उसको सही सलामत छोड़ कर जाए। तो संधारणीय जलभृतों की योजना बनाने हेतु जलभृतों को सीमांकित करने की आवश्यकता है। यानी अब सरकार चाह रही है कि सरकार कैसे जो वन जीव अभ्यारण्य बनाया जाता है, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, उसी तरह से इस जलभृत यानी एक्यूफायर्स की एक मानचित्र सरकार चाह रही है कि उसका खाका प्राप्त हो जाए, ताकि बहुत सारे कुछ क्षेत्र हो जिनको सरकार इसी संरक्षित कर दे। अनेक क्षेत्रों में नलकूपों के माध्यम से गहन व अनियंत्रित भूजल निकासी के कारण भूजल में तीव्र और व्यापक गिरावट हो रही है। जलभृत में भूजल की मात्रा और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, भूजल निष्कर्षण के संधारणीय स्तर का आकलन करने के लिए, देश की जलवायु परिवर्तन के प्रति मजबूत बनाने के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिम के जो राज्य हैं वो जितना उनके अंदर जो पानी था वो 80% तक निकाल चुके हैं। और लेकिन इसी अनुपात में जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी में भी उस अनुपात में जल नहीं निकाला गया है। लेकिन अभी भी जो अधिकतर भारत में जो सिंचाई परियोजनाएं सिंचाई होती है, प्राय सबसे अधिक सिंचाई किससे? तो नलकूप से। और नलकूप में पानी कहाँ से आता है? तो ग्राउंड वाटर से। तो यह सोचने वाली बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो इसके अंदर पानी जमा होने में हजारों साल, लाखों साल लगा, उसको हम लोग कुछ घंटों, कुछ वर्षों में ही निकाल कर खर्च कर दे रहे हैं। क्या यह उचित है? भूजल विकास से भूजल प्रबंधन की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। भारत में जलभृत के मानचित्रण एवं सीमांकन के माध्यम से भूजल की सटीक और व्यापक सूक्ष्म स्तरीय जानकारी प्राप्त की गई है, जो इस साझे संसाधन हेतु उपयुक्त पैमाने पर मजबूत भूजल प्रबंधन योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करने में सक्षम बनाएगा। इसके वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों प्रकार के लाभ होंगे। वैज्ञानिक लाभ में क्या होगा? देखिए, जल धारण करने वाली संरचनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों की जल धारण क्षमता का आकलन हो जाएगा।
जल भृत की गुणवत्ता का प्रबंधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो अपने गंदे पानी को जिस तरह से सबमर्सिबल से पानी बाहर निकाला जाता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी वो बोर यानी कि पाइपें अंदर डाल देती है और अपना गंदा पानी नदी में बाहर फेंकने से बचती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर फेंकने पर उनको बहुत सारा उसका ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और सीधे उसको ग्राउंड में डंप कर देती हैं। मांग आपूर्ति का विश्लेषण किया जाएगा। संधारणीय प्रबंधन के लिए रणनीति बनाया जाएगा। कृषि उद्योगों पेयजल परियोजनाओं के लिए कार्यशील कुओं का यथार्थ आकलन हो सकेगा। जलभृत प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा। संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए जलभृत प्रबंधन योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। ये सब वैज्ञानिक लाभ हैं। वहीं सामाजिक लाभ क्या होगा? देखिए, समुदाय और हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। परिणाम स्वरूप राज्यों को संसाधनों का कुशल और न्यायोचित प्रबंधन करने में यह सक्षम बनाएगा। इससे सामुदायिक स्तर पर जलभृतों की बेहतर समझ विकसित हो सकेगी। वैज्ञानिक इनपुट और पारंपरिक ज्ञान दोनों मिलकर संधारणीय भूजल संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगे। संधारणीय फसल पैटर्न को सुनिश्चित बनाएगा। फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा में योगदान बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर पूर्णतः ग्राउंड वाटर के भरोसे ही गन्ना और चावल की खेती करते हैं। यह संधारणीय विकास के खिलाफ है। जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर वर्षा न हो पाती है, वहाँ पर मोटे अनाजों की खेती की जाएगी। वहाँ पर वैसे अनाजों की खेती करनी चाहिए जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो। तो यह संधारणीय विकास होगा। ग्रामीण और शहरी भारत के बड़े भागों में पेयजल सुरक्षा, उन्नत सिंचाई सुविधा एवं जल संसाधन विकास में संधारणीयता प्राप्त करने में इससे सहायता मिलेगा। अब सरकार ने क्या कदम उठाया है? तो देखिए, यहाँ पर देश में महत्वपूर्ण जल भूवैज्ञानिक इकाइयों की सीमाओं, विशेषताओं, उत्पादन क्षमताओं और विकास की संभावनाओं को समझने हेतु केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जल भूविज्ञान संबंधी अध्ययन कराया जा रहा है। भारत की प्रमुख नदी बेसिनों में जल संतुलन अध्ययन संपन्न करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से अनेक परियोजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनमें जलभृतों की भूजल व्यवस्था एवं इसकी विकास संभावनाओं का अध्ययन किया गया था। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफर मैनेजमेंट 2012 में, याद कीजिए, हेलीबॉर्न जियो फिजिकल सर्वे जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों और रॉक वर्क्स, ARCGIS, मोड फ्लो और मैप इन्फो आदि उन्नत सॉफ्टवेयर का उपयोग कर प्रबंधन योजनाएं तैयार करना। अंतिम उद्देश्य यह होगा कि हितधारकों और राज्य सरकारों के परामर्श से प्रबंधन योजनाएं तैयार करना है, जो भूजल के गिरते स्तर के पुनर्भरण यानी रिचार्ज और अन्य उपायों की पहचान करेंगे एवं उनके संधारणीय उपयोग एवं विकास हेतु दिशा निर्देश तैयार करेंगे। अब यह रिचार्ज कहाँ होगा? इसीलिए जो वेटलैंड्स डे बनाया जाता है, कब बताइए, कमेंट कीजिएगा। और वेटलैंड्स क्यों महत्वपूर्ण है अब आपको समझ में आ गया होगा। वेटलैंड्स पर ज़मीन के ऊपर जहाँ पर वो आर्द्र भूमि है, जहाँ पर पानी जमा रहती है, अब वो जमा रहेगी तब ना वह पानी डिस का पोर्स के माध्यम से ज़मीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो डिस्चार्ज हो पाएगी। लेकिन हुआ यह कि मानव ने जो जितने भी वेटलैंड्स है उनको अपना शिकार बना लिया और अतिक्रमण शुरू कर दिया। उनमें मिट्टी और कचरे भर भर कर आज ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जिससे ग्राउंड वाटर की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। तो यह आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अगले बार मिलेंगे हम लोग तो कुछ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। बाय बाय।